is beyond the frontiers. So in this topic हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रॉम फॉर अवे फ्रंटियर्स क्या हो रहा था, मतलब फ्रंटियर्स पे के अलावा जो आगे के एरियाज थे वहाँ पे क्या हो रहा था, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. सो यहाँ पे आपका है, इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम किंग्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका. तो इस पे क्या है कि जो हाई साउंडिंग टाइटल्स हैं दैट वर अज्यूम्ड बाय द मुगल एम्परर्स, तो उनका ट्रेडिशन था एक कि मुगल एम्परर्स जितने भी थे, चाहे हम बाबर की बात करें, अकबर की बात करें, हुमायूं की बात करें, जितने भी किंग्स थे सब क्या करते थे, टाइटल्स एज्यूम करते थे. तो टाइटल्स जो होते थे दो तरह के होते, एक जनरल टाइटल्स होते थे, एक स्पेसिफिक टाइटल्स होते थे. जनरल टाइटल की बात करें तो जैसे कि शहनशाह, किंग ऑफ किंग्स, इस तरह का टाइटल, ठीक है. अब स्पेसिफिक टाइटल्स की बात करें तो स्पेसिफिक टाइटल्स जो है वो किस टाइम पे एज्यूम किए जाते थे, लाइक किस टाइम पे अपने नाम के साथ जोड़े जाते थे, जब एक राजा राजगद्दी पे बैठता था, ठीक है. जैसे कि जहांगीर है, जहांगीर भी एक टाइटल है, तो इसका मीनिंग क्या है, वर्ल्ड सीजर. एंड शाहजहां, उनका क्या, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, किंग ऑफ वर्ल्ड. अब जैसे कि हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्रॉनिकलर्स जो है उन्होंने बेसिकली ये टाइटल्स के बारे में अपनी क्रॉनिकल्स के बीच पे लिखा हुआ है, किस वजह से कि लोग याद रखें इन मुगल एम्परर्स की बहादुरी को, ठीक है. इनका स्ट्रगल जो कंटेस्टेड वर्ड यहाँ पे लिखा है, दैट मीन इनका अनप्रडिक्टेबल जो स्ट्रगल है फॉर द टेरिटरीज, टू कंट्रोल द टेरिटरीज, टू एक्सटेंड द टेरिटरीज, और पॉलिटिकल कंट्रोल बनाने के लिए जो इन लोगों ने स्ट्रगल किया था उस टाइम. तो वो लोगों को याद रहे इन क्रॉनिकल्स को पढ़ के, वो उस टाइम को एनालाइज कर पाए, ठीक है. सो नेक्स्ट यहाँ पे है कि जैसे ही कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस ने क्रॉनिकल्स पे जैसे कि टाइटल्स के बारे में लिखा है, तो इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ लिखा है, वो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में. उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में भी लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स के साथ थी. तो हम नेक्स्ट यही देखेंगे कि किन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स थी, क्या वजह थी उन कॉन्फ्लिक्ट्स की. एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस जो थे, अच्छे गुड थे या बैड थे, अगर बैड थे तो क्या रीज़न थे, यही हम यहाँ पे नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं. सो नेक्स्ट हमारा है द सफाविड्स एंड कांधार. अब देखो यहाँ पे सफाविड्स की बात चली है, तो सफाविड्स जो थे ये भी एक किंगडम थी, ये एम्पायर थी. एंड कांधार जो था अफ़गानिस्तान का एक एरिया था, इस एरिया में ये लोग रूल करते थे, ठीक है. अब इसमें जो है इनके जो पॉलिटिकल रिलेशन थे विद द मुगल किंग्स, क्योंकि ये नेबर तो थे. अगर आप देखोगे इंडिया का मैप देखोगे एंड अफ़गानिस्तान देखोगे तो नेबरिंग कंट्री ही आएगी, ठीक है. तो ये मुगल्स और जो सफ़ाविद से ये नेबर्स थे. तो कांधार जो था उस एरिया का इम्पोर्टेंस था, ये बेसिकली कांधार में रूल करते थे सफ़ाविद्स. अब इनका सफ़ाविद्स का और मुगल्स का किस बात को लेके स्ट्रगल चल रहा था आपस में, इनकी जो फाइट चल रही थी वो चल रही थी हिंदू कुश माउंटेन को लेके, ठीक है. अब यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन की इम्पोर्टेंस क्या होगी, तो पहले हम सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान, तुरान जो हैं, ईरान की बात करें, तुरान की बात करें, तो वो अटैच्ड थे किसके साथ, फ्रंटियर लाइंस के साथ, ठीक है. हिंग ऑन द कंट्रोल ऑफ द फ्रंटियर डिफाइंड बाय द हिंदू कुश माउंटेन. ये दोनों का अटेंशन किसकी तरफ था, ईरान और तुरान की तरफ, ठीक है. सॉरी, ईरान और तुरान का अटेंशन किस तरफ था कि वो हिंदू कुश माउंटेन के साथ जो लग रहा एरिया था उसे वो कंट्रोल करे, ठीक है. एंड इसके साथ ही ये हिंदू कुश माउंटेन की इम्पोर्टेंस क्या थी, ये सेपरेट कर रहा था अफगानिस्तान को फ्रॉम द रीजन ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया. सो वी कैन से कि ये एक बॉर्डर लाइन की तरह वर्क कर रहा था, ओके. नेक्स्ट है आपको, ये आपको सफ़ाविद्स का पूरा कॉन्कर्ड एरिया दिखाने के लिए यहाँ पे मैप जो शो करा हुआ है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सफ़ाविद एम्पायर है, ठीक है. और आप कांधार की जब हम बात कर रहे थे तो ये रहा हमारा कांधार, ठीक है. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये रही हमारी मुगल एम्पायर, ठीक है. ये रही लाहौर, ये रहा दिल्ली. तो यहाँ पे अगर आप इमेजिन करके इंडिया का मैप बनाओगे तो यहाँ से
ये एरिया यहाँ पे, और हमारा यहाँ से इस एरिया में हमारा आ जाएगा जो हमारा कौन सा हिंदू कुश माउंटेन है। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे हमें मैप दिख जाएगा हिंदू कुश माउंटेन का। सबसे पहले तो हम इनके बारे सफ़ाविद्स के बारे में क्लियर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, ये आपको हिंदू कुश माउंटेन की बारे में बताया। ये छोटा सा मैप आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको हिंदू कुश माउंटेन का रेंज बताया हुआ है, ठीक है। और ये बड़ा वाला मैप क्यों लगाया है, सो दैट यहाँ पे आपको इंडिया का मैप क्लियर हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सको कि यहाँ पे ये दिल्ली है तो यहाँ पे श्रीनगर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हिंदू कुश माउंटेन आ रहा है। देखो अफ़गानिस्तान, जो कंधार अफ़गानिस्तान में था, तो हुआ ना ये इंडिया और ये नेबरिंग स्टेट्स हुई ना। और ईरान की बात करें, ये रहा ईरान हमारा, ठीक है। तो इसी तरह से इन सब का अटेंशन, ईरान वाले क्या चाहते थे, अगर इंडिया में आना है तो उनको अफ़गानिस्तान क्रॉस करना था, है ना। वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान उनके कंट्रोल में आ जाए, यही होगा। अब इस तरह से अफ़गानिस्तान वालों का क्या था, यहाँ पे एंटर करना है तो कहा क्या करना पड़ेगा, हिंदू कुश माउंटेन को उनको क्रॉस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंडिया में कौन था, इंडिया में मुग़ल रूलर्स थे, उनकी आर्मी कहाँ पे डिप्यूटेड थी, इस बॉर्डर लाइन पे, वो तो इनको एंटर अंदर नहीं होने देंगे। तो यही था। यहाँ से सिंपली एक ही बात हमें क्लियर होती है कि यहाँ पे एक दूसरे को कि लाइक अपना रास्ता बनाने के लिए एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर इनकी नज़र थी, ठीक है। तो नज़र किस लिए थी कि बस हिंदू कुश माउंटेन जो है इट इज़ लाइक अ बाउंड्री लाइन, तो हमें ये एरिया थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में हो जाए, सो दैट वो रास्ता हमारे कब्ज़े में आ जाए, हम किसी को वहाँ पे एंट्री नहीं दें, हम डायरेक्टली वहाँ से दूसरे कंट्री में एंटर कर सके, दूसरों की स्टेट में एंटर कर सके। क्लियर हुआ। सो नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि ऑल द ये जितनी भी कॉन्करर्स थे बेसिकली इनका मोटिव था। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट छूट रहा है लास्ट में, जो यहाँ पे है, ये हमें क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा सफ़ाविद्स का, ये हो गया हमारा हिंदू कुश माउंटेन का एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि देखो पॉलिटिकल रिलेशंस जो नेबरिंग कंट्री के साथ कैसे थे वो हमें बात क्लियर होगी, ठीक है। इसके साथ ही जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो क्या चाहती थी ये भी हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कॉन्करर्स थे, बेसिकली जितने भी कॉन्करर्स थे who sought to make their way into the Indian subcontinent, जो चाहते थे इंडियन कॉन्टिनेंट में आना, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, दे हैड टू क्रॉस हिंदू कुश माउंटेन, उनको हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करना पड़ता था, ठीक है। तो हर कोई ये चाहता था कि हमें क्यों ना हिंदू कुश माउंटेन का एक्सेस ही हमारे हाथ में आ जाएगा, उस आ जाए, दैट मीन वो हिंदू कुश माउंटेन हमारी टेरिटरी में ही क्यों ना हम ऐड कर लें, सो दैट हमें नॉर्थ इंडिया में एक्सेस इजीली मिल सके, मतलब एंट्री आसानी से मिल सके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, इसी मोटिव के लिए मुगल्स भी लड़ रहे थे, इसी के लिए बाकी वाले भी लड़ रहे थे, ठीक है। एंड हर किसी का यही था कि हिंदू कुश माउंटेन को की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में ऐड करके हम क्या कर ले, जो एक डेंजर कांस्टेंट बना रहता है वो ख़त्म कर दे फॉर ऑल द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये बताया हुआ है, अ कंटेस्टेंट एम of Mughal policy was to ward off this potential danger by controlling strategic outposts, notably Kabul and Kandahar। वो चाहते थे काबुल और कांधार, मुगल्स चाहते थे काबुल और कांधार हमारे कंट्रोल में आ जाए, सो दैट हम इंडिया वाला एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। जब काबुल और कांधार में उनकी आर्मीज डिप्यूट हो जाएंगी तो जो आउटसाइडर्स तो हैं, पहले काबुल देन कांधार तक उनको आना पड़ेगा, तो उनको मतलब उनके बारे में, इंट्रूडर्स के बारे में पता चल जाएगा, सो वो कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मुगल्स चाहते थे कि वो इंडिया के बाहर इस डायरेक्शन में भी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर ले और अपनी ये इंडिया वाली टेरिटरी को सेफ गार्ड कर ले, ठीक है। अब कांधार जो है वॉज अ बोर्ड ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सफ़ाविद्स एंड मुगल्स भी चाहते थे कांधार को,
एंड कांधार तो था ही उनके पास पहले, अब उसके बाद सफ़ाविद्स के पास आ गया। तो अब सफ़ाविद्स जो थे वो तो उनके पास आ ही गया था कांधार, अब मुगल्स का स्ट्रगल चल रहा था कि वापस कांधार उन्हीं के पास आ जाए, ठीक है। अब इसके साथ ही अब यहाँ पे हम देखेंगे जो फोर्ट्रेस टाउन थे ना, इनिशियली बीन इन द पोजेशन ऑफ हिमायू, जो फोर्ट्रेस टाउन्स थे। तो यहाँ पे फोर्ट्रेस टाउन की बात की तो फोर्ट्रेस टाउन मतलब जो किले वाले एरियाज थे जहाँ पे किले बने हुए हैं, वेदर वो बड़े बड़े किले हैं छोटे किले हैं, ठीक है, वो वाले एरियाज किसके पास थे? सबसे पहले वो हिमायू के पास थे, ठीक है। फिर वो अकबर ने रिकॉन, फिर उनके हाथ से निकल गए वो, फिर उसके बाद दोबारा से रिकॉन्कर किए किसने? 1595 में अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब सफ़ाविद के कोर्ट की बात करें, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे किसके साथ? मुगल्स के साथ। सफ़ाविद्स के जो है डिप्लोमेटिक, दैट मीन पॉलिटिकल रिलेशन रहे मुगल्स के साथ, कभी अच्छे तो कभी ख़राब, ठीक है। और ये उन्होंने कहा है कि इट कंटिन्यू टू स्टेक क्लेम्स टू कांधार, ठीक है। उनका क्लेम यही था कि कांधार उनका है, उनको कंट्रोल, लाइक मुगल्स चाहते थे कांधार को वो रिकवर कर ले, ठीक है, दोबारा से रिकॉन्कर कर ले। अब इन्होंने सफ़ाविद्स ने उस पर प्रॉपर नज़र बनाई हुई थी कि ये हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब 1613 की बात करें तो जहांगीर ने एक अपना दूत भेजा, एनवॉय, दैट मीन दूत भेजा इन द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास। ये कौन थे? सफ़ाविद के रूलर थे, और इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी दूत के हाथ कि कांधार के ऊपर, लाइक मुगल सीज फॉर मुगल प्लीड द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कांधार बट मिशन फेल। यहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि कांधार जो है मुगल्स को दे दिया जाए, बट वो मिशन फेल हो गया। अब ये क्यों ऐसे सिंपली मांग रहे थे कांधार इनसे? ये इनका कहना था कि पहले भी मुगल्स के पास था, बाद में तुम्हारे पास आया, तो अभी आप इजीली ऐसे बिना फाइट करे हमें दे दिए जाए ये। बट इस तरह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया, मिशन फेल हो गया क्योंकि शाह अब्बास ने मना कर दिया। और 1622 में क्या हुआ? पर्शियन आर्मी जो है उन्होंने सीज कर लिया कांधार को, ठीक है। एंड इसके साथ ही लाइक पूरा एरिया कवर कर लिया। एंड जो मुगल्स की आर्मी जो प्रॉपरली ट्रेंड आर्मी नहीं थी, और जो गैरिसन थे वॉज डिफीटेड, मतलब जो आर्मी पर्सन थे, मिलिट्री पर्सन थे, दे वर डिफीटेड एंड हैड टू सरेंडर द फोर्ट्रेस एंड द सिटी टू द सफ़ाविद्स। और इसी तरह से जो सफ़ाविद्स को जो कुछ जो उनके फोर्ट्स थे, जिस एरिया पे उन्होंने अटैक किया था, वो सारा एरिया किसके कंट्रोल में चला गया? सफ़ाविद्स के कंट्रोल में चला गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे है ऑटोमन्स का लाइक रिलेशन कैसा था इनके साथ, मुगल्स के साथ, ठीक है। तो द ऑटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द ऑटोमन वाज मार्क्ड बाय द कंसर्न टू एंश्योर फ्री मूवमेंट फॉर मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स इन द टेरिटरी ऑफ द टेरिटरी अंडर ऑटोमन कंट्रोल। सो यहाँ पे बेसिकली जो मुगल्स का रिलेशनशिप था विद द ऑटोमन्स, तो इनका क्या था, क्योंकि मक्का मदीना इनके एरिया में था। अब मुगल्स जो थे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, ये सब आप जानते हैं। इनके मुस्लिम्स के लिए हज की यात्रा करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड अब हज की यात्रा करनी है तो फिर गुड रिलेशन बनाने पड़ेंगे उस एम्परर के साथ जो मक्का मदीना का एम्परर होगा। तो ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था उस टाइम पे इस एरिया में, तो इसी वजह से इन्होंने इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए थे। बेसिकली ये चाहते थे कि इनके एरिया में इनको एक्सेस मिल जाए, वेदर पिलग्रिम्स जाएं या तो मर्चेंट्स जाएं, तो जो भी जाना चाहे वो इजीली जा सके, ठीक है। तो फ्रेंडली रिलेशन इन्होंने इनके साथ बनाए हुए थे मुगल्स ने, इस वजह से। अब इसके साथ ही ये एक और बात उन्होंने कहा है कि ये बात सच है कि हिजाज, ट्रू फॉर द हिजाज, दैट पार्ट ऑफ ऑटोमन अरेबिया where the important pilgrim centers of Makkah Medina were located.
सो यहाँ पे है हिजाज जो एरिया है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि मक्का और मदीना जो है उसी एरिया में लोकेटेड है। आपको मैप में आगे मैं दिखा रही हूँ हिजाज के बारे में, ठीक है। वो एरिया जो था एक स्पेशल फोकस था इन लोगों के लिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस क्या थी उस एरिया की, मक्का और मदीना वहाँ पे लोकेटेड, मक्का और मदीना उसी टेरिटरी के अंदर फॉल कर रहा था। और मक्का और मदीना की इम्पोर्टेंस क्या थी, ये रिलीजियस प्लेसेस थी इनकी, मुस्लिम्स की। अब मुग़ल एम्परर्स की अगर हम बात करें, मुग़ल एम्परर्स यूजुअली कंबाइंड रिलीजन विद द कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्चेंट। अब इन्होंने क्या किया, रिलीजन को एंड कॉमर्स को कंबाइन कर दिया था बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्चेंडाइज, वैल्यूएबल गुड्स। मर्चेंडाइज क्या क्या हुआ कि वैल्यूएबल जो गुड्स थी वो इन्होंने एदन को सेल करी, ठीक है, एक्सपोर्ट करी। एदन में, मोखा में, बोथ ये क्या है, रेड सी के पोर्ट्स हैं। एंड इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स, ठीक है, जो चीज़ें जो थी कुछ तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो वो वैल्यूएबल गुड्स जो थे, जो मुग़ल एम्परर्स जो थे वो इंडिया से सेंड करते थे कहाँ पे, रेड सी के पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेंड करते थे इनको। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का था, पहले तो हम ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द दिस प्रोसीड्स ऑफ द सेल। प्रोसीड्स क्या होती है, लाइक मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कौन सी है यहाँ पे, जो एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, जो भी उससे पैसा आता था तो वो एज अ चैरिटी उसे भेज देते थे, ठीक है। सेल करके जितना पैसा कलेक्ट होता था तो वो उसे चैरिटी के लिए भेज देते थे, श्राइन्स की मेंटेनेंस के लिए भेज देते थे, ठीक है, सो दैट वो सारा पैसा वहाँ पे यूटिलाइज हो इन चैरिटी टू द कीपर्स ऑफ द श्राइन एंड रिलीजियस मैन देयर। तो दैट मीन उलमास को दे दिया, या प्रॉफिट्स को दे दिया, खलीफास को दे दिया, इनको पैसे वो दे देते थे, ठीक है। जैसे हम कहें कि हिंदूज़ में के मंदिर होते हैं, मंदिर में पंडित होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो मंदिर की देख रेख कर रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डोनेशन दे देते हैं कि ये हमारे नाम का डोनेशन, ये पैसा मंदिर में यूज़ होना चाहिए। तो इसी तरह से जो मुग़ल रूलर्स उस टाइम करते थे, ठीक है। और इसके साथ नेक्स्ट अगर देखें, औरंगज़ेब जो थे डिस्कवर्ड केसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स सेंड टू अरेबिया। औरंगज़ेब के टाइम में क्या हुआ, औरंगज़ेब जो थे मुग़ल रूलर थे, आपको पता है, उन्होंने उनको कहीं से पता चल गया कि जो फ़ंड्स हम भेज रहे हैं अरेबिया में उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। वो तो फ़ंड्स भेजते थे भगवान के नाम पे, ठीक है, जैसे मक्का एंड मदीना में भेजते थे, ठीक है, बट उसका मिसयूज़ हो रहा था, उनको कहीं से पता चल गया। एंड उन्होंने क्या किया, ही फेवर्ड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया विच ही थॉट was as much a house of God as मक्का। तो उन्होंने वहाँ से वो डोनेशन, वहाँ पे वो डोनेशंस भेजना बंद कर दी और वही पैसा इंडिया में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो उनको लगा कि मक्का में जो हम पैसा भेजते हैं ये सोच के कि मक्का इज़ अ गॉड, हाउस ऑफ गॉड, तो इंडिया जो है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने वो पैसा मक्का में भेजने की बजाय इंडिया में ही यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये है इनकी स्टोरी यहाँ की। अब इसके साथ अभी हम एंटर करते हैं ये वाला हिजाज। मैंने हिजाज का मेंशन किया था ना आपसे, तो हिजाज का ये देखो, ये वाला एरिया जो है किंगडम ऑफ हिजाज, ये देखो मक्का एंड मदीना, ये ग्रीन वाला पोर्शन आया ना इनके कंट्रोल में, ये देखो। तो ये है हिजाज का की स्टोरी। दिस वाज स्पेशली ट्रू फॉर द हिजाज, that part of the Ottoman Arabia where the important pilgrim centers of Makkah and Medina was located, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पिलग्रिम्स हमारा हो गया, और ऑटोमन एम्पायर का एक्सपेंशन भी आपको यहाँ पे बताया। ये देखो ऑटोमन एम्पायर, ये मेडिटेरियन सी देख पा रहे हैं आप, ये मेडिटेरियन सी, और ये देखो यहाँ पे लिखा है ब्राउन वाला एरिया, ऑरेंज वाला एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस टाइम पे ये एक्विजिशन हुई है, दैट मीन इन्होंने एक्सटेंड किया अपनी एम्पायर को और कौन सा एरिया किस ईयर में इन्होंने अपनी एम्पायर के साथ मर्ज किया, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
जेसुइट एट द मुगल कोर्ट, दैट मीन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है, यूरोपियन मिशनरीज थे, उनकी स्टोरी यहाँ पे है. सो यूरोपियन रिसीव्ड नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट्स ऑफ जेसुइट मिशनरीज, ट्रेवलर्स, मर्चेंट्स एंड डिप्लोमेट्स. देखो हुआ क्या, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको इंडिया के बारे में, कैसे इंडिया के अकाउंट्स के उनको इंडिया के बारे में पता चला. किनके थ्रू? अकाउंट्स के थ्रू, जो किसके किसके लिखे हुए थे, जो मिशनरीज ने लिखे हैं, ट्रेवलर्स ने लिखे हैं, मर्चेंट्स ने लिखे हैं, या डिप्लोमेट्स ने लिखे हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस वगैरह जो. अब इसके साथ ही नेक्स्ट में है कि एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी जो पोर्तुगीज़ मर्चेंट थे उन्होंने नेटवर्क ऑफ ट्रेड या ट्रेडिंग स्टेशंस इस्टेब्लिश कर लिए इंडिया में, कोस्टल सिटीज़ में, ठीक है. एंड पोर्तुगीज़ जो किंग थे वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी. वो ट्रेड तो करना ही चाहते थे बट साथ में अपने धर्म को भी यहाँ पे फैलाना चाहते थे, वो था क्रिश्चियनिटी, ठीक है. और वो किसकी मदद लेके? मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे जीसस के, ठीक है, कौन सी? सोसाइटी ऑफ जीसस की जो मिशनरीज थे उनके थ्रू वो प्रोपोगेशन करवाना चाहते थे, अपने धर्म की, क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे इंडिया में. अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे टू इंडिया द क्रिश्चियन मिशनरीज, नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंडिया during the 16th century were part of the process of trade and empire building, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद है आपका अकबर वॉज क्यूरियस. नाउ अकबर के इंटरेस्ट कैसे थे क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके? अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच्ड एन एम्बेसी टू गोवा टू इनवाइट जेसुइट प्रीस्ट्स. अब देखो अकबर का ये इंटरेस्ट आपको पता है, अकबर जो थे वो रिलीजियसली टॉलरेटेड पर्सन थे, वो हर धर्म के बारे में जानना चाहते थे, हर धर्म की नींव के बारे में जानना चाहते थे, रियलिटी के बारे में वो जानना चाहते थे, और वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है. तो उनका जो रूलिंग टाइम रहा है तो वो रिलीजियस टॉलरेटेड पर्सन थे, एंड उन्होंने सब रिलीजन को, सब धर्मों को अपने रूलिंग टाइम पीरियड में जगह दी थी अपनी एम्पायर में, ये आपको सबको पता है. अब इसके साथ ही जब हम बात करें, यहाँ पे वो क्यूरियस थे टू नो अबाउट द क्रिश्चियनिटी, इसलिए उन्होंने क्या किया, गोवा में एम्बेसी भेजी, एंड इसके साथ ही इनवाइट किया जीसुइट के प्रीस्ट को, ठीक है. अब उसके साथ डिस्कशन करेंगे, वो पूछेंगे उनसे, जानेंगे इनके धर्म के बारे में. तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट जेसुइट मिशनरी जो मुग़ल कोर्ट में आया था, एट फतेहपुर सिकरी में आया था, 1580 में आया था, ठीक है. एंड स्टेड अबाउट 2 years उनके पास, उनके मुग़ल कोर्ट में वो 2 साल तक रहे वहाँ पे, ठीक है. और उन्होंने किसके बारे में बात करी? जेसुइट स्पोक टू अकबर अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिबेटेड इट्स virtues विद द उलमास, ठीक है. लाइक उलमास किसके? मुस्लिम धर्म के साथ कनेक्टेड है, तो उलमास की और जेसुइट की डिबेट हुई, ठीक है. तो ये एक दूसरे के साथ उन्होंने अपनी वैल्यूज़ और virtues शेयर किए, ठीक है. अब 2 more मिशनरीज जो है वर सेंट टू द मुग़ल कोर्ट एट लाहौर. ये लाहौर में भेजे गए, ये सिकरी में आए थे, ये लाहौर में आए थे. ये आए थे 1591 में एक आया और एक 1595 में आया, ठीक है. नेक्स्ट देखें, जो जेसुइट के अकाउंट्स थे आर बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशंस एंड शेड लाइट ऑन द कैरेक्टर एंड माइंड ऑफ द एम्परर. जो उन्होंने लिखा, ठीक है, मुग़ल कोर्ट में रह के जो उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, जो उनकी बात होती थी वो लिखे, जो एम्परर के साथ बातचीत वो करते थे. तो यहाँ पे कहा है कि उनके अकाउंट्स जो है ओरिजिनल है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर लिखे गए थे, ठीक है. एट पब्लिक असेंबलीज जो जेसुइट वर असाइन प्लेसेस इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द अकबर्स थ्रोन. अकबर की राजगद्दी के पास उनकी चेयर्स लगाई जाती थी, लाइक पास उनको बिठाया जाता था पब्लिक असेंबलीज में, ठीक है. दे कंपनीड हिम ऑन हिज कैंपेन. वो जब किंग कैंपेन के लिए निकल रहा है, दैट मीन कभी प्रजा को देखने के लिए पूरे हम जैसे कहें कि एग्जाम्पल के मैं आपको बोलूँ कि गाँव में घूमने के लिए वो जा रहे हैं, तो वो उनके साथ ही होते थे, ठीक है. एंड पूरा उनके बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है,
किंग्स के बच्चों को वो पढ़ाते थे, एंड वर आफ्टर कंपेनियंस ऑफ हिज लीजर आर, लाइक जब फ्री टाइम होता था तो कंपेनियन ऑफ द लीजर आर, दैट मीन फ्री टाइम में भी वो किंग के साथ टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। जब किंग का टाइम फ्री होता था तो तब भी वो उनके साथ बैठ के बातचीत करते थे। अब द जेसुइट अकाउंट कोलैबोरेट द इंफॉर्मेशन गिवन in Persian chronicles about state officials and the general conditions of the life in the Mughal times, ठीक है। तो यहाँ पे उनके अकाउंट्स पे हमें जनरल कंडीशन ऑफ लाइफ इन मुगल टाइम्स ये भी इसके बारे में भी पढ़ने को मिल जाएगा, एंड इसके साथ ही जो पर्शियन क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है स्टेट के ऑफिशल्स के बारे में भी पढ़ने को मिल जाएगा, जो जेसुइट के अकाउंट्स जो उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने ये भी मिक्स कर दिया था। नेक्स्ट है कि हाई रिस्पेक्ट शोन बाय अकबर टू दीज मिशनरीज, ठीक है। उन मिशनरीज़ को और भी इम्प्रेस कर दिया। अकबर ने बहुत रिस्पेक्ट शो करी इन मिशनरीज़ की तरफ, इन मेंबर्स की तरफ जो इस मिशन के मेंबर्स थे। तो उसके साथ जो मिशनरीज़ थे उनके दिल में अकबर के लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई, ठीक है, और लाइक अच्छा इंप्रेशन जम गया उनका। अब इसके साथ ही दे इंटरप्रेटेड द एम्परर्स ओपन इंटरेस्ट, they interpreted Akbar's open interest in the doctrines of Christianity as a sign of his acceptance to their faith। हाँ, उन्होंने एक चीज़ उनकी जो अकाउंट्स पढ़ के ये लगता है कि उन्होंने क्या लिखा है कि जो एम्परर के जो ओपन इंटरेस्ट थे अपनी डॉक्ट्राइंस, जो अपनी प्रिंसिपल्स की उन्होंने बुक लिखी ना, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसा उस बुक को पढ़ के लगता है कि अकबर जो थे उनके फेथ को एक्सेप्ट कर रहे थे, दैट मीन क्रिश्चियनिटी की तरफ इंक्लाइन हो गए थे, उनका कहना ये है, ठीक है। अकबर का क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज, लाइक जो उनकी अंदर से जो एक ख्वाहिश थी, वी कैन से रिलीजियस नॉलेज लेड टू द इंटरफेथ डिबेट्स इन द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी बिटवीन लर्नड मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसीस एंड क्रिश्चियन। अब अकबर क्या चाहते थे, वो हर धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत एग्रेसिव थे, या वी कैन से बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उनके बीच में। तो वो हर धर्म के इंसान से उन्होंने हर धर्म के हेड के साथ उन्होंने बात की। तो डिबेट्स होती थी इबादत खाना में, जो फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है। देखो, हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, सबके जो हेड है ना इन रिलीजन्स के, उनको वो यहाँ पे बुलाते थे और इनकी डिबेट्स और इनकी बातें सुनते थे, एंड देन वो कंक्लूड करें व्हाट इज़ द रियलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। अब इसमें आपको क्या मिलेगा देखने को कि अकबर जो थे, अकबर्स रिलीजियस व्यू matured as he queried scholars of different religion and sects and gathered knowledge about their doctrines। अलग अलग लोगों से वो मिले, दैट मीन अलग रिलीजियस हेड्स से मिले, तो फिर उनकी नॉलेज बढ़ती जा रही थी, उनको लाइक रियलिटी समझने में आसानी हो रही थी, लाइक उनको जो जिस चीज़ के लिए वो सर्च कर रहे थे वो कई हद तक उनको समझ आ रही थी बात की व्हाट इज़ द रियलिटी अबाउट द गॉड और व्हाट इज़ द रियलिटी अबाउट द रिलीजन, ठीक है। अब ये सब उनको कैसे रियलाइज़ हुआ, जब उन्होंने डिफरेंट लोगों के साथ बात करी, डिफरेंट रिलीजियस हेड्स के साथ जब डिबेट्स करी, डिस्कशंस करी। ये कोई एक दो दिन की बात की, उन्होंने ईयर्स तक ये काम किया, ठीक है। इसके साथ इंक्रीजिंगली ही मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलीजन टूवर्ड्स द सेल्फ कंसीव्ड eclectic form of divine worship focused on light and the sun। देखो, अब ये जो डिबेट्स है ना, इन डिबेट से अकबर का दिमाग इतना खुल चुका था, हम कह सकते हैं, इसलिए वो रिलीजियसली टॉलरेटेड पर्सन हो गए थे कि उन्होंने अपनी धर्म के जो ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर को फॉलो करना छोड़ दिया, ठीक है। इस्लाम के गुण गाना छोड़ दिए। हाँ, जो पॉजिटिव चीज़ थी उनके इस्लाम में उन्होंने वो अडॉप्ट करी, जो उनको लगा कि नेगेटिव है तो उन्होंने वो अडॉप्ट नहीं करी, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना ही एक रिलीजन बना लिया, रिलीजन नहीं बना लिया, ऐसे होता है ना, कुछ बुराई में से कुछ अच्छाइयाँ निकाल के अडॉप्ट करना और बुराइयों को साइड में कर देना, तो उन्होंने भी यही काम किया, ठीक है। तो उन्होंने एक सेल्फ लाइक एक वे बनाया जिससे उनको लाइफ चलानी थी अपनी, और जो वो लोगों को भी टीच करना चाहते थे, ठीक है। तो कुछ नई
प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए जिसके ऊपर वो चलते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, धर्म तो नहीं छोड़ा अपना, बट वी कैन से कि उन्होंने डिबेट से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने कुछ नए प्रिंसिपल्स बनाए, नए रूल्स बनाए जिसके थ्रू वो चल अपनी लाइफ रन कर रहे थे। ठीक है, अब इसके साथ ही वी हैव सीन दैट अकबर एंड अबुल फैजल क्रिएटेड a philosophy of light and used it to shape the images of the king and ideology of the state। ठीक है, अकबर एंड अबुल फैजल जो है उन्होंने लाइट के ऊपर कुछ लिखे वर्ड, फिलोसफी इज़ लाइक अपने दिमाग से क्रिएशन जो है कुछ लिखा उन्होंने, ठीक है, लाइट के ऊपर, और इस चीज़ को उन्होंने इमेजेस पे यूज़ किया, किंग्स की एंड स्टेट की आइडियोलॉजी को शेप करने पे भी इसका उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट जो है हमारा इस टॉपिक का वो यही है, इन दिस divinely inspired individual has supreme sovereignty over his people and complete control over his enemies। तो हम यही कहेंगे कि इस तरीके से जो डिवाइनली इंस्पायर्ड पर्सन कौन है, ये मुग़ल रूलर की बात करें, जैसे अकबर का हम टॉपिक डिस्कस करें तो ये अकबर की बात करें कि उनका पूरा कंट्रोल था अपनी एनिमीज़ के ऊपर, ठीक है, और अपना लोगों के ऊपर, जो उनकी सल्तनत के लोग थे, जो उनकी प्रजा थी, उनके ऊपर भी उनका पूरा